हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अंग्रेज लोग भारत आए, विदेशी लोग, पश्चिम के लोग भारत आए, गोरे लोग, और उन्होंने 200-250 के लगभग वर्ष शासन किया भारत पर। 200 के लगभग शासन किया, 200 वर्ष के लगभग। लेकिन हमें ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए थे, उनका रीज़न क्या था यहाँ पर आने का। क्या उनके पास उनके देश में रहने के लिए जगह नहीं था, या उन्हें खाने पीने की दिक्कत थी, या उन्हें वहाँ से भगाया गया था, वो शरणार्थी बन के यहाँ पर आए थे। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग ये सोचें कि उन्हें किसी चीज़ की कमी थी तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि बात इससे उलट है। दोस्तों, आज के ज़माने में भी हम लोग देखते हैं, इंसान के पास अगर एक चीज़ मिल जाती है ना, तो वो दूसरी चीज़ को और ज़्यादा मात्रा में पाने की कोशिश करता है। ज़्यादातर ये बिजनेस में देखा जाता है। और दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज जो समकालीन भारत की स्थिति, यहाँ का जो संवैधानिक ढांचा, यहाँ पर जो हम ये संसदीय व्यवस्था जो कुछ देख रहे हैं, ये इन्हीं लोगों की देन है। सोचो, अगर ये ना आते तो आज भारत की स्थिति कहाँ होती। ना रेलवे होता, ना डाक व्यवस्था होती, ना ही संसदीय व्यवस्था। जो ये इन्होंने एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा दिया, वो कहाँ नहीं हो पाता। अब आपको लगेगा कि मैं विदेशी सत्ता की तारीफ़ कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। देखो, हर कार्य के दो पहलू होते हैं। कुछ भी होता है ना दुनिया में, तो या कोई कुछ करता है तो उसके नकारात्मक परिणाम भी होते हैं और सकारात्मक भी। हालांकि वो इसी उद्देश्य से आए थे भारत कि यहाँ पर आके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाए, परंतु समय के साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे भी नीतिगत निर्णय लिए जो कि भारत के समर्थन में, भारत के फेवर में थे। तो हम ये देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है भारत में यूरोपियों का आगमन क्यों आए थे भारत में यूरोपीय लोग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, उनका आगमन का सबसे पहला रीजन तो खुद भारत है। भारत विश्व अर्थव्यवस्था में आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत एक समृद्धशाली देश रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ विकसित हुई है और संसाधनों की प्रचुरता यहाँ पर विद्यमान रही है, और हमेशा ये विश्व अर्थव्यवस्था में एक केंद्र रहा है। यहाँ पर से हर देशों के साथ पश्चिम एशिया, पश्चिम यूरोप, रोमन साम्राज्य, हर देश का भारत से व्यापारिक संबंध था। तो जब इन्हें पता चला भारत के बारे में, जब इन्होंने जाना, तो ये बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए कि भारत में जाकर हम भी जाएंगे, भारत, वहाँ व्यापार करेंगे, हम भी अमीर हो जाएंगे, वहाँ पर हमें भी और ज़्यादा तरह तरह की चीज़ें, तरह तरह के संसाधन हम अपने देश में लाएंगे, और जितना है उससे और आगे हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहला रीजन तो स्वयं भारत खुद है, जो कि यूरोपियों को अपनी तरफ आकर्षित करता था हमेशा से। दूसरा रीजन देखते हैं दोस्तों, पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन जबकि यूरोपीय अर्थव्यवस्था का विस्तार। दोस्तों, यूरोप में 17वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो रहे थे। धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक तरह तरह के परिवर्तन हो रहे थे, और जो रोमन साम्राज्य
पुराने समय से चला आ रहा था, 200-250 वर्ष तक वो भी साम्राज्य टिका रहा था। पूर्वी रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया था, जिसका भारत से बहुत ज़्यादा व्यापार चलता था। तो जब पूर्वी रोमन साम्राज्य का विघटन हो गया, तो जो क्षेत्रीय मार्ग थे वो अवरुद्ध हो गए, जिसका भारत से कांटेक्ट था डायरेक्ट, तो वो रास्ते बंद हो गए। और उसी दौरान यूरोप में जो परिवर्तन का लहर चल रहा था, तो वहां की अर्थव्यवस्था में विस्तार हो रहा था। विस्तार का मतलब है वहां का बाजार, वहां पे डिमांड बाजार में ज्यादा से ज्यादा चीजों की होने लग गई। अब चीजों की ज्यादा से ज्यादा डिमांड, तरह तरह की वस्तुओं की मांग, विलासिता की वस्तुओं की मांग वहां पर होने लगी, इसीलिए वहां का बाजार फैलने लगा। अब इनको ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो गया था कि हम एशिया पूरब की तरफ जाकर संसाधनों को इकट्ठा करके नए नए तरीके के संसाधन अपने देश में लाकर जो हमारा इतना बड़ा बाजार विस्तार है उसमें हम लाभ कमाएं और आगे बढ़ें। तो दूसरा रीजन था रोमन साम्राज्य का विघटन, जिसके कारण एक तो इनका बाजार फैलता जा रहा था और रास्ते अवरुद्ध हो गए थे। तो इन्होंने समुद्र मार्ग की खोज करनी चालू कर दी। भारत की खोज के लिए समुद्र रास्ते से इन्होंने आना चालू कर दिया। अब तीसरा रीजन हम कह सकते हैं पुनर्जागरण का प्रभाव। दोस्तों, पुनर्जागरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव डालता है, जिन्होंने यूरोपियों को भारत की तरफ आकर्षित किया। दोस्तों, यूरोप में भी जिस प्रकार भारत में प्राचीन काल में ब्राह्मणवाद का वर्चस्व था, ठीक उसी प्रकार यूरोप में भी चर्च का प्रभुत्व था। चर्च वहां पर आम नागरिक के साथ कई प्रकार से शोषण करता था। कई सारे धार्मिक कर्मकांड कानून लागू कर रखे थे चर्च ने, जिस प्रकार आम नागरिक को बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़े। चर्च के हिसाब से ही सब कुछ तय होता था, ये पाप किया तो इतना तुम्हें इसका भरना पड़ेगा, ये किया तो इसका तुम्हें ऐसे जीवन जीना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसे करना चाहिए। तो चर्च का कुल मिला के यूरोपीय समाज पर बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता आ गई थी। परंतु पुनर्जागरण, जब 17वीं सदी में यूरोप में पुनर्जागरण का आरंभ हुआ तो लोगों में जागरूकता आने लगी। उनके दिमाग से वो भ्रम हट गया कि बिना चर्च के हम ईश्वर से मिलाप नहीं कर सकते, बिना चर्च के हमारी ईश्वर भक्ति पूर्ण नहीं हो सकती। ये भ्रम उनके दिमाग से टूटने लगा। उस दौरान कुछ फिलोसोफर भी हुए जिन्होंने इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ावा दिया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे रूसो हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, ऐसे बहुत सारे उस दौरान चिंतक हुए जिन्होंने इहलौकिक पर ज़्यादा बल दिया, जो कि चर्च परलौकिक की बात करता था। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत समानता, व्यक्तियों के बीच समानता, स्वतंत्रता, ये सब का खूब प्रचार हुआ यूरोप में। तो लोग धीरे धीरे आधुनिक होने लगे, और जब लोग आधुनिक होने लगे, स्वतंत्र होने लगे, स्वतंत्र निर्णय लेने लगे, तो आर्थिक रूप से भी सक्षम होने लगे। और जो चर्च को तरह तरह के कर्मकांड के लिए जो टैक्स वगैरह देना पड़ता था, वो भी उन्होंने लगभग समाप्त किया। तो इस प्रकार उनके पास
एक अच्छे जीवन जीने की अंदर से तत्परता होने लगी, विलासी जीवन जीने की उनके अंदर भी तत्परता होने लगी, क्योंकि उन्हें का मानना था कि हमारे पास भी पैसे हैं, हमारे पास भी सब कुछ है, लेकिन हम क्यों एक उच्च जीवन स्तर प्राप्त नहीं कर सकते। उनके अंदर ये भावना होने लगी थी। तो दोस्तों पुनर्जागरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव था इसमें। अब पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं हम। पॉइंट नंबर 5 था यूरोप में विलासिता की वस्तुओं की मांग में वृद्धि। अभी मैंने आपको बताया जब पुनर्जागरण हुआ तो लोग जागरूक हुए, आधुनिक विचारों का प्रसार हुआ, तो लोगों के खान पान, रहन सहन, पहनावे में बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ, तो विलासिता के वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने लगी। अब विलासिता की वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई, खासकर भारत के मसाले इतने प्रसिद्ध थे कि यूरोपीय इनके कायल थे। इन मसालों के कारण ये बहुत बड़ा रीजन है इनका भारत आने का, क्योंकि भारत के मसाले विश्व प्रसिद्ध थे। तो विलासिता की वस्तुओं में और भी बहुत सारे ऐसे चीज थे। भारत के सूती वस्त्र ये भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। पूरी दुनिया में भारत का जो कॉटन था प्रसिद्ध था, अपनी क्वालिटी, यहाँ पे जो बनाने का, जो हथकरघा लोग बनाते थे वस्त्रों को, जो यूरोप में इतनी मांग थी, तो वो भी एक कारण हो गया। अब 5वें कारण में देखते हैं महत्वाकांक्षी शासकों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण पर बल। दोस्तों उस वक्त एक धारणा ये भी चली थी कि यूरोप में लगभग 25-30 देश हैं, तो उन लोगों के अंदर एक कंपटीशन की भावना फैल गई थी। और कंपटीशन क्या, पावरफुल बनने का। हर देश चाहता था कि मैं शक्तिशाली, पावरफुल और विश्व महाशक्ति बनूं। तो इसके लिए उन्हें संसाधनों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत थी। जितने उनके मन में, उन देशों के अंदर ये धारणा थी कि जिसके पास जितना ज़्यादा संसाधन होगा वो उतना पावरफुल, वो उतना शक्तिशाली होगा और वही देश विश्व पर राज करेगा। इस धारणा को पाले हुए यूरोपीय लोग भारत की ओर आए, क्योंकि यहाँ पर संसाधनों का भरमार था, क्योंकि यहाँ पे हर तरह के संस्कृति, हर तरह के लोग, और ज़्यादा मेन रीज़न हमारे यहाँ पर संसाधनों को सुरक्षित होने का दोस्तों यही है कि यहाँ पर प्रकृति की भी पूजा होती है ना। तो संसाधन बहुत तरह के देखते हो आप। हमारे भारत देश में गर्म मौसम भी है, नॉर्मल मौसम भी है और ठंड भी। तो यहाँ पर मौसम की विविधता के हिसाब से हर क्षेत्र में तरह तरह के अलग अलग संसाधन प्राप्त होते हैं। कहीं कोयला ज़्यादा मिलता है, कहीं चाय की खेती अच्छी होती है, कहीं कॉफ़ी की खेती अच्छी होती है, कहीं बांस ज़्यादा मिलते हैं, कहीं पेट्रोलियम निकलता है। तो हमारा देश संसाधनों से भरपूर था और इनका मकसद था हम वहाँ से ज़्यादा संसाधन लेके आएँ तथा वहाँ से व्यापार करके वहाँ की नई नई टेक्नोलॉजी को लेके अपने देश में आए। वहाँ के नए नए जो, क्योंकि इनके लिए तो नया ही था, बेशक भारत पारंपरिक पुराना था, परंतु इनके लिए तो नया ही था ना। यूरोप में वो चीज़ नहीं था, तो इनके लिए नया था वो। तो वो भारत आकर यहाँ से मसाले, सूती वस्त्र ले जाके अपने देश में महंगे कीमत पर बेचा करते थे। दोस्तों एक बात बताता हूँ तुम्हें, पुर्तगाली
नाविक वास्को डी गामा, जब वो 1498 में कालीकट पर आया था और फिर यहाँ से वो मसाले लेकर गया था, तो आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ के मसाले यूरोप में जाकर 60 गुना कीमत पर बिके थे। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से पता चलता है कि भारत यूरोपियों के लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। तो महत्वाकांक्षी शासक थे, जैसे आपने देखा होगा एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था कि जाओ आप भारत से व्यापार करो। तो इनका पर्सनल भी कुछ उसमें इंटरेस्ट था। यह महत्वाकांक्षी शासक थे जिन्होंने अपने यहाँ के नागरिक को फोर्स किया, प्रोत्साहित किया कि आप जाइए, भारत जाइए, वहाँ व्यापार कीजिए, लाभ कमाइए और कुछ इंटरेस्ट हमें भी दीजिए। तो ये आपका 5वां पॉइंट था, महत्वाकांक्षी शासकों द्वारा अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण पर बल। आपने देखा था ना, कैसे आपने पढ़ा भी होगा कि किस प्रकार अंग्रेज व्यापारी आते थे यहाँ पर से कच्चा माल, पहले तो ये बना बनाया माल, निर्मित माल ले जाते थे अपने देश में, और फिर धीरे धीरे यहाँ के जो रॉ मटेरियल कच्चे माल यूरोप भेजते। वहाँ पर जब इनकी पूर्ति हो जाती, फिर जो बाकी भारत में ला के फिर यहाँ बेचते। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाकर विश्व महाशक्ति और पावरफुल बनने का उद्देश्य था, जिस कारण भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ। कई सारे यूरोप के देश, जैसे हमारे देश में भी सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए, फ्रांसीसी आए, इन सब का यही उद्देश्य था। और जो वर्ल्ड वार होता था वो भी इन्हीं वजह से होता था, संसाधनों को लेकर ही। अब 6ठा पॉइंट है दोस्तों, एक व्यापारी वर्ग का उद्भव। दोस्तों, जब पुनर्जागरण का आरंभ हुआ था, जब लोगों में जागरूकता आई थी, तो लोग नए नए विचारों के साथ और बड़ा बड़ा रिस्क लेने को उत्सुक हो गए थे कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट ने भी उन व्यापारी वर्ग को सपोर्ट किया कि आप जाइए, व्यापार कीजिए, आप भी लाभ कमाइए, हमें भी इंटरेस्ट दीजिए। तो एक व्यापारी वर्ग का उद्भव हो गया था, जिस वर्ग ने यहाँ पर आकर कंपनी लगाई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आप जानते हो सरकार के हस्तक्षेप से बहुत दूर थी, बहुत न्यूनतम ही इंटरफेयर था गवर्नमेंट का उस पर। तो दोस्तों, ये रीज़न था भारत में यूरोपियों का आगमन, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे देश के लिए भी। और हम जो पढ़ते हैं, हम ज़्यादातर यही पढ़ते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने ऐसे किया वैसे किया, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए कि आखिर अंग्रेज या यूरोपीय भारत में आए क्यों थे। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये 6 पॉइंट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिन्होंने यूरोपियों को मजबूर किया भारत में आने को। ये लाभ कमाने के उद्देश्य से आए थे, लाभ, आर्थिक लाभ। फिर धीरे धीरे उसी को इन्होंने राजनीतिक में तब्दील करना चाहा। विश्व लेवल पर, विश्व स्तर पर महाशक्ति बनने की होड़ में संसाधनों के कारण इन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो युद्ध हुए थे भारत के संदर्भ में ही, भारत भी इसमें संलग्न था। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। हम इसी तरीके से कल भी आपको एक टॉपिक लेकर आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे इसी तरह से। दोस्तों, वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब पहले करें, ताकि हम इसी तरह की नई नई बातें आपके पास लाते रहें और एजुकेशन से रिलेटेड आपके पास इस तरह का हम पहुंचाते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।